वो मैम। यस मैम। सो बहुत पुरानी बात है जब हम लोगों ने प्रोटीन सॉर्टिंग स्टार्ट की थी। ठीक है, प्रोटीन सॉर्टिंग में आप लोगों ने सॉर्टिंग सिग्नल्स लिखे थे। दीज आर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ सीक्वेंसेस जो कि किसी भी उस प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जिसने अपनी साइट ऑफ सिंथेसिस को छोड़ के किसी दूसरी ऑर्गेनेली किसी दूसरे कंपार्टमेंट में जाके कोई फंक्शन परफॉर्म करना होता है। ठीक है, इस सिग्नल को हम कहते हैं सॉर्टिंग सिग्नल। और हमने ये देखा था कि आपके पास सेल के अंदर जो प्रोटीन फैक्ट्री है विच आर राइबोसोम्स, ये किसी भी प्रोटीन को बनाते हैं साइटोसोल में, बिकॉज अबंडेंटली ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ इनकी कंसेंट्रेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी प्रेजेंट होती है। सो ये जो आपके पास यहाँ पे प्रोटीन्स बनेगी, अब यहाँ से इन्होंने डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू या तो न्यूक्लियस में जाना है, या इन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाना है, या इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में जाना है। और इसके अलावा हमने एक एग्जांपल देखी थी कि सम प्रोटीन्स जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी इंसर्ट होती हैं, बिकॉज देयर दे कैन एक्ट एज द रिकॉग्निशन प्रोटीन एज अ सेल सरफेस रिसेप्टर्स, या फिर एडहेजन प्रोटीन्स। सो ये जो 3 से 4 ऑप्शंस मैं आपको बता रही हूँ कि प्रोटीन साइटोसोल में बनने के बाद इन साइट्स पे जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगी। सो सबसे पहले जो हमने देखना शुरू किया था वो ये देखा था कि कितने मेथड्स हैं, कितने तरीके हैं जिनकी मदद से प्रोटीन्स इन साइट्स तक जाएगी। जिसमें हमने कहा था कि न्यूक्लियस के केस में आपके पास न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल होता है, यानी इस केस में स्पेसिफिकली आप जो सॉर्टिंग सिग्नल है उसको ये नेम देते हो कि दिस इज न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल, एंड दिस इज ओनली प्रेजेंट इन द प्रोटीन्स व्हिच आर मेंट टू गो इन न्यूक्लियस। वहां पे जाके उन्होंने काम करना है। अब ये न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल कंटेनिंग प्रोटीन्स जो है वो एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म के थ्रू न्यूक्लियर पोर्स से गुजर के कहाँ पे जाएंगी, न्यूक्लियस में। सो ये एक मैकेनिज्म हो गया जिसमें आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट जस्ट कुछ पोर्स हैं विच आर कॉन्टिन्यूस, दोनों इनर और आउटर मेम्ब्रेन के साथ कॉन्टिन्यूस हैं। उन पोर्स की मदद से कुछ प्रोटीन्स पास करती हैं और गुजर जाती हैं न्यूक्लियस में। इसकी एग्जांपल आप लोग देख सकते हो इस केस में। ये जो पूरा पाथवे मैंने यहाँ पे बताया था ये एक्चुअली न्यूक्लियर प्रोटीन्स की मूवमेंट है विथ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स और न्यूक्लियर पोर्स की मदद से ये जाएंगी। सेकेंड मैकेनिज्म हमने पढ़ा था कि देयर आर सम प्रोटीन्स जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट में जाना है। इनकी ट्रांसपोर्ट स्ट्रेटजी क्या होती है, मेथड नंबर 2 की अगर बात करें कि ऑल दोज प्रोटीन्स विच हैव टू गो इन माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट, तो वहां पे 2 वे मैकेनिज्म चलता है। और वो 2 वे मैकेनिज्म क्या है, अगर आप साथ साथ रिवाइज करते जाओ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी प्रोटीन कंटेनिंग सिग्नल सीक्वेंस, फॉर एग्जांपल दिस इज अ सिग्नल सीक्वेंस सॉर्टिंग सिग्नल, इसको इस ऑर्गेनेली की आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट एक रिसेप्टर रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेप इज रिसेप्टर रिकॉग्निशन ऑफ सॉर्टिंग सिग्नल। माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट की जो आउटर मेम्ब्रेन्स हैं उनके ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं जो कि रिकॉग्नाइज करेंगे इन सॉर्टिंग सिग्नल्स को, एंड दे विल डिफ्यूज। और डिफ्यूजन के बाद यहाँ पे एक स्पेसिफिक ट्रांसलोकेटर है जहां पे जाके इस प्रोटीन को इस ट्रांसलोकेटर के हवाले कर देंगे, और यहाँ से ये प्रोटीन गुजर के क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी। ठीक है, सो सेकंड मूवमेंट आपकी पोर्स की मदद से नहीं हुई, ये कुछ चैनल्स, कुछ कैरियर्स, ट्रांसलोकेटर्स जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट थे, इन्होंने प्रोटीन को मूव करवाया। सो दिस मूवमेंट इज थ्रू मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलोकेटर्स। अब दोनों केसेस में एक और पॉइंट जो हमने देखा था वो ये कि जब प्रोटीन इनसाइड द सेल, इनसाइड द कंपार्टमेंट चली जाती है तो एक खास किस्म का एंजाइम होता है जो कि इस सॉर्टिंग सीक्वेंस को यहाँ से रिमूव कर देता है। एक्सक्यूज मी सिग्नल मैम। पेप्टिडेज। जी बच्चे। मैम ये लेक्चर रिकॉर्डेड है? जी ये रिकॉर्ड हो रहा है। आप बहुत यानी कि तेज पढ़ा रही हैं आप। ओह अच्छा, तो मैं थोड़ा आहिस्ता बोलूं। असल में ये मैं पिछले लेक्चर की ना रिवीजन करवा रही हूँ अभी। जी वो मैम तो मुझे लगा कोई रिकॉर्ड है वो 2.5 की स्पीड से चल रहा है यहाँ पे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं असल में पुराना लेक्चर रिवाइज करा रही हूँ इसलिए थोड़ा स्पीडली बोल रही हूँ। जब मैं आज का पढ़ाना शुरू करूंगी तो आहिस्ता बोलूंगी, ठीक है। मैम ये ठीक है मैम। प्रीवियस तो रिकॉर्डेड ही है ना? जी वो रिकॉर्डेड है, उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। सही है। यस मैम। यस मैम।
ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट तक जाने वाली प्रोटीन्स का मैकेनिज्म ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। फिर हमने थर्ड मैकेनिज्म देखा कि जो प्रोटीन्स जिन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाना होता है उनके लिए आपके पास एक खास किस्म का रिसेप्टर होता है जो कि एक खास सिग्नल पार्टिकल एक खास पार्टिकल को रिकॉग्नाइज करता है, प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करता है, विच इज एसआरपी। यानी टू वे मैकेनिज्म है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सिग्नल को रिकॉग्नाइज करेगी एक प्रोटीन, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल, और फिर इस सिग्नल को रिकॉग्नाइज करेगा आपका रिसेप्टर विच इज प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेप इज अटैचमेंट ऑफ एसआरपी पार्टिकल विद सिग्नल, और सेकंड स्टेप में दिस सिग्नल या एसआरपी मॉलिक्यूल विच इज बाउंड, यानी यहाँ पे टू वे मैकेनिज्म है ना कि ये सिग्नल है, उसके साथ आपका एसआरपी अटैच है, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल, और इसको रिकॉग्नाइज करने वाला जो रिसेप्टर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पड़ा हुआ है। सो ये कॉम्प्लेक्स जब बनता है उसके बाद इसने सिर्फ इसको रिकॉग्नाइज किया है, प्रोटीन को इनसाइड द कंपार्टमेंट लेके जाने के लिए इसको भी ट्रांसलोकेटर चैनल की जरूरत पड़ती है। सो अब क्या होगा, ये पूरे राइबोसोम कंटेनिंग दिस प्रोटीन इस कॉम्प्लेक्स को उठा के इस ट्रांसलोकेटर के ऊपर शिफ्ट करता है, एंड प्रोटीन जो है वो यहाँ से मूव करती जाती है। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपकी जो सिग्नल सीक्वेंस है, जो सिग्नल पेप्टाइड है, ये इस एसआरपी जो ट्रांसलोकेशन चैनल है उसके साथ क्लोजली एसोसिएट होता है। सो प्रोटीन इन दिस वे कैन मूव इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैम ठीक है जी। मैम ये एसआर पार्टिकल होता है, ये ईआर मेम्ब्रेन के ऊपर ही मौजूद होता है या उसके साथ नहीं, अटैच? ये साइटोसोल में प्रेजेंट होता है, ये अलग होता है। जब ये बाइंड करता है विद सिग्नल सीक्वेंस तो उसके बाद ये एक ऐसी कंफर्मेशन में आता है, ऐसी शेप में आता है कि ये रिसेप्टर को फर्दर रिस्पॉन्ड कर सकता है, अकेला ये रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं कर सकता। ठीक है, ओके मैम। ओके। इस पॉइंट को क्लियर करने के बाद हमने फिर ये देखा था कि समटाइम्स आपकी जो प्रोटीन्स जब यहाँ से जाती हैं तो ये ट्रांसलोकेटर चैनल सिग्नल पेप्टाइड को यहीं पे क्लीव कर देता है। यानी इससे पहले हमने यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में देखा ना कि प्रोटीन अलोंग विद सिग्नल सीक्वेंस या सॉर्टिंग सिग्नल ल्यूमेन में जाती है, और वहां पे एक प्रेजेंट होता है एंजाइम जो कि इस सिग्नल को ब्रेक करता है और प्रोटीन को उसकी मैच्योर कन्फर्मेशन में लाती है। बट ऐसी प्रोटीन्स जिनमें आपका जो सिग्नल सॉर्टिंग सिग्नल है वो ट्रांसलोकेटर चैनल के साथ बाइंड कर जाता है, उस केस में इस ट्रांसलोकेटर चैनल के साथ ही एक एंजाइम है विच इज सिग्नल पेप्टिडेज, जो इस सिग्नल को यहाँ से रिमूव करेगा, प्रोटीन को इससे सेपरेट करेगा, और प्रोटीन अपनी मेच्योर कन्फर्मेशन में आएगी विदाउट सॉर्टिंग सिग्नल इनसाइड द ल्यूमेन। ठीक है, सो ये आपने देखा था इन केस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हमने कहा था कि कुछ मेम्ब्रेन्स ऐसी हैं, कुछ आपकी प्रोटीन्स ऐसी हैं जिन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंसर्ट होना होता है। जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज अ लिपिड बायलेयर, उसमें आपके पास प्रोटीन्स एम्बेड हुई होती हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। कुछ प्रोटीन्स वहाँ पे रिकॉग्निशन के तौर पे एक्ट कर रही हैं, कुछ वहाँ पे जो है वो एडहेजन प्रोटीन्स हैं, कुछ प्रोटीन्स वहाँ पे रिसेप्टर्स हैं, कुछ प्रोटीन्स वहाँ पे जो है वो एडहेजन का काम करेंगे। सो वी नीड प्रोटीन्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज वेल। सो इट मीन्स कि साइटोसोल में बनने वाली प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी इंसर्ट हो सकती हैं, और वो किस तरह से इंसर्ट होंगी कि उन प्रोटीन्स के ऊपर एक खास किस्म का सिग्नल होगा जिस सिग्नल के थ्रू वो ट्रांसलोकेटर चैनल के साथ बाइंड करती हैं। देन प्रोटीन का एक स्पेसिफिक पोर्शन ल्यूमिन के अंदर जाता है, ठीक है, साइटोसोल के अंदर या ल्यूमिन के अंदर मूव करेगा, एंड देन देयर कम्स एन अदर सिग्नल जिसको हम कहते हैं स्टॉप सिग्नल। यानी यहाँ पे आके जब आपका जो चैनल का दूसरा पार्ट है उसके ऊपर ये स्टॉप सिग्नल लगेगा तो नाउ प्रोटीन कैन नॉट मूव फर्दर, यहाँ पे आके उसकी मूवमेंट रुक जाती है। सो अब सिग्नल पेप्टिडेज इस सिग्नल को तो रिमूव करता है, इसके बाद क्या होगा कि ये वाला पार्ट आपका इनसाइड द सेल रह जाएगा, ल्यूमिन में रह जाएगा, साइटोसोल में रह जाएगा, और इस टॉप सिग्नल से ऊपर वाला पोर्शन आपका जो है वो आउटसाइड द सेल रह जाएगा। सो दिस इज हाउ कि आपकी जो प्रोटीन है वो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेली
एक मिनट बच्चों वेट कीजिएगा। तो बच्चों इस केस में आपके पास ये जो एंजाइम है सिग्नल पेप्टिडेज एंजाइम, ये एंजाइम इस सिग्नल को यहाँ से रिमूव करेगा, इसको सेपरेट करेगा। उसके बाद आपके पास ये जो स्टॉप सिग्नल है, दिस सिग्नल एक्चुअली विल एक्ट एज द ट्रांसमेम्ब्रेन पोर्शन ऑफ प्रोटीन। एक्सक्यूज मी मैम। जी बच्चों। मैम ये जो स्टॉप सिग्नल है इसको हम बीटा शीट कह सकते हैं, जिसे हमने स्टार्ट में अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट्स, पढ़ा था। यस यस। ये आपका ट्रांस मेम्ब्रेन पोर्शन है ना, वो पोर्शन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से स्पैन कर रहा है, गुजर रहा है। और मैंने ये बताया था कि मोस्टली इस पोर्शन के अंदर जो अमीनो एसिड्स हैं वो अल्फा हेलिसेस और बीटा शीट्स बनाते हैं। सो यस, दिस पोर्शन ऑफ द प्रोटीन कैन अडॉप्ट द सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर, जो कि अल्फा हेलिक्स हो सकता है या बीटा शीट हो सकता है। ठीक है, यस मैम। ओके। सो ये आपके पास जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, दिस इज अ सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स ऐसी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से एक ही दफा गुजरती है। बट अगर कोई ऐसी प्रोटीन है जिसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मल्टीपल टाइम्स गुजरना है, तो उसमें एक से ज्यादा स्टॉप सिग्नल्स हो सकते हैं। जैसे इस केस में आपके पास जो प्रोटीन है ये डबल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सिग्नल सीक्वेंस आपके पास जो है वो मिडल मिडल ऑफ चेन के ऊपर प्रेजेंट है। एक स्टार्ट ट्रांसफर सिग्नल है, एक स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल है। पिछले केस में आपके पास बिल्कुल अमाइनो टर्मिनस या एंड एंड के ऊपर एक सिग्नल था जिसको हम सॉर्टिंग सिग्नल कहते हैं। इसमें सॉर्टिंग सिग्नल नहीं है, इसमें एक स्टार्ट ट्रांसफर सीक्वेंस है और एक स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस है। सो स्टार्ट ट्रांसफर सीक्वेंस से आपकी प्रोटीन अंदर जाना शुरू होती है। देखें, इससे पीछे वाला जो पोर्शन है इस रेड कलर सिग्नल से, वो अभी भी साइटोसोल से बाहर है, सेल से बाहर है। इट मीन्स कि यहां से ट्रांसफर स्टार्ट होगा। सो दिस रेड पोर्शन, ये जो आपका स्टार्ट ट्रांसफर सिग्नल है, दिस विल बाइंड विद दिस ट्रांसलोकेटर। और उससे ऊपर वाला जो पोर्शन है प्रोटीन का, वो यहाँ से साइटोसोल में आना शुरू होता है। और ये यहाँ पे मूवमेंट होती रहेगी अनटिल एंड अनलेस आपके पास ये जो येलो कलर का सिग्नल है विच इज अ स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल, ये बाइंड करेगा विद द सेकंड पोर्शन ऑफ ट्रांसलोकेटर चैनल। सो जब दोनों साइड्स के ऊपर आपके पास स्टार्ट और स्टॉप सिग्नल ऑक्युपाई करेगा इस चैनल को, तो ये यहाँ से डिसअसेंबल हो सकता है, सेपरेट हो सकता है, बिकॉज प्रोटीन अब शिफ्ट हो चुकी है। सो इस केस में आपकी प्रोटीन को अगर आप एनालाइज करो तो उसमें आप देख सकते हो कि ये 2 टाइम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गुजर रही है। दिस इज अ सिंगल पास एंड दिस इज अ सेकंड पास। सो इस तरह की प्रोटीन को हम कहते हैं डबल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। जी अरीबा आसिम। मैम ये प्रोटीन की जो ट्रांसपोर्ट है वो साइटोसोल से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूरॉन में हो रही है ना? एक मिनट बच्चों, एक मिनट वेट कीजिएगा। जी आप बताएं। जो मूवमेंट प्रोटीन की हो रही है वो साइटोसोल से आउट ऑफ द सेल हो रही है ना? ये प्रोटीन्स जो हैं आपको पता है कि ये मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। अब आपकी ऑर्गेनेलिस भी मेम्ब्रेन बाउंडेड है, आपका जो सेल है उसके अराउंड भी मेम्ब्रेन कवरिंग है। सो ये बनने वाली प्रोटीन किसी ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन में भी ऐड हो सकती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अपनी मेम्ब्रेन में भी हो सकती है। यहाँ पे जैसे जो डायग्राम्स में आप देख रहे हो ना, तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन की अटैचमेंट दिखाई हुई है। ठीक है, सो ये कोई सी भी मेम्ब्रेन हो सकती है। ओके मैम, ओके। और कोई क्वेश्चन? मैम डबल पास एक दफा दोबारा एक्सप्लेन करना। ओके, सिंगल पास के अंदर आप देख रहे थे कि आपके पास एक ट्रांसफर सिग्नल था और एक सॉर्टिंग सिग्नल था। सॉर्टिंग सिग्नल का काम क्या था कि जस्ट लाइक जैसे आपने इससे पहले देखा है, तो आपके पास जो सॉर्टिंग सिग्नल है वो ट्रांसपोर्ट को स्टार्ट करता है, ट्रांसलोकेटर चैनल के साथ बाइंड करता है और आपकी प्रोटीन की मूवमेंट करवाना शुरू करता है। और जो ट्रांसफर सिग्नल है वो एक्चुअली यहाँ पे दूसरी डोमेन को ऑक्युपाई करता है। एंड के ऊपर सॉर्टिंग सिग्नल तो हमेशा अलग हो जाता है, सॉर्टिंग सिग्नल को रिमूव करा दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम सिग्नल पेप्टिडेज। सो आपकी प्रोटीन सिर्फ एक ही दफा इसमें से गुजरेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, बिकॉज इसमें एक ट्रांसफर सिग्नल था, दूसरा तो सॉर्टिंग सिग्नल था जो रिमूव हो गया। बट ऐसी प्रोटीन्स जिन्होंने 2 दफा 3 दफा या वी आल्सो हैव 7 पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इन आवर सेल्स जो कि 7 दफा गुजरती हैं, सो उनमें उतने ही ट्रांसफर सिग्नल्स होते हैं। जैसे डबल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन में यू आर ऑब्जर्विंग 2 ट्रांसफर सिग्नल्स, जिसमें से एक स्टार्ट ट्रांसफर है जहां से ट्रांसफर स्टार्ट होगा और दूसरा स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल है।
इस केस में आपके पास सॉर्टिंग सिग्नल नजर नहीं आ रहा, आपके स्टार्ट ट्रांसफर सिग्नल ने पहले ट्रांसलोकेटर चैनल के साथ बाइंड करना है, प्रोटीन को मूव कराना है, तब तक जब तक सेकंड ट्रांसफर सिग्नल, स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल जो है वो सेकंड डोमेन ऑफ दिस ट्रांसलोकेटर चैनल के साथ बाइंड करेगा। एट दिस टाइम ट्रांसलोकेटर चैनल डिसअसेंबल होगा एंड प्रोटीन विल बी इन मेम्ब्रेन। और इस केस में आप उसको 2 टाइम्स उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से गुजरते हुए देख रहे हो। मैम पीछे हमने जितना भी पढ़ा है उसके अंदर हमने पढ़ा है कि जो प्रोटीन है वो अपने स्टार्ट ट्रांसफर सीक्वेंस है उससे अलग हो जाती है, तो इसके अंदर अलग क्यों नहीं हुई? नो, वो सॉर्टिंग सिग्नल है, वो ट्रांसफर सिग्नल नहीं होता, वो सॉर्टिंग सिग्नल होता है। सॉर्टिंग सिग्नल और ट्रांसफर सिग्नल में डिफरेंस है। सॉर्टिंग सिग्नल का काम सिर्फ ये होता है कि प्रोटीन को उसकी स्पेसिफिक ऑर्गेनेली जिसके लिए वो बनी है, जहाँ पे उसने फंक्शन परफॉर्म करना है, वहां तक पहुंचाएगी और उसको डिग्रेड करने के लिए उस ऑर्गेनेली के अंदर इंजाइम्स होते हैं, बिकॉज वो अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद उस सिग्नल को रिमूव कर देती है। ट्रांसफर सिग्नल सिर्फ उन प्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंसर्ट होना होता है, ठीक है, और ये सेपरेट नहीं होते, इनको क्लीव करने वाले एंजाइम्स नहीं होते। मैम जी मैम ये तो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है ना, जो पेरिफेरल मेम्ब्रेन यस, प्रोटीन के अंदर कौन सा सिग्नल सीक्वेंस होता है? पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में ज्यादातर जो प्रोटीन्स के अमाइनो एसिड्स हैं उनकी साइड चेन्स के ऊपर प्रेजेंट ग्रुप्स लिपिड्स के साथ इंटरेक्शंस डेवलप करते हैं और उनके साथ लोकली अटैच होते हैं, उनके पास इस तरह के ट्रांसफर सिग्नल्स नहीं होते। या उनके पास सिर्फ एक स्टार्ट सिग्नल होगा या सिर्फ स्टॉप होगा, मतलब जिससे वो एक बॉन्ड बना लेंगे? यस, उनके अंदर कुछ कंजर्व्ड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स होती हैं जिनकी साइड चेन्स लिपिड्स के साथ इंटरेक्शंस डेवलप करती हैं। ओके मैम, ठीक है, सो यस मैम। नेक्स्ट आपके पास जो ट्रांसपोर्ट है जहां से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिस इज वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में आपके पास मोस्टली वेसिकल्स की फॉर्म में प्रोटीन्स या किसी भी मॉलिक्यूल की ट्रांसपोर्ट होती है, और ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में आपके पास 2 मैकेनिज्म्स होते हैं। समटाइम्स वेसिकल्स जो हैं वो सेल्स के अंदर बनते हैं थ्रू स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेलिस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपरेटस। यूजुअली गोल्जी की जो ट्रांस साइड है वो कुछ वेसिकल्स को जनरेट करती है, उनके अंदर कुछ पार्टिकल्स आपके पैक करती है और इनको एक्सोसाइटोसिस से सेल से बाहर रिलीज करती है, ठीक है। और इसी तरह से आपके पास जो है वो वेसिकुलर फॉर्म में मटेरियल्स इनसाइड द सेल भी आ सकता है। सो ये 2 वे मैकेनिज्म या ट्रांसपोर्ट आपकी जो है वो वेसिकल्स की फॉर्म में भी हो सकती है। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि वेसिकल्स में कौन सा मटेरियल आप पैक कर रहे हो। जैसे किसी, अगर हम गोल्जी की बात करते हैं तो गोल्जी में आपके पास मल्टीपल प्रोटीन्स हो सकती हैं, उनमें से कुछ प्रोटीन सिर्फ इसलिए वहां पे प्रेजेंट है बिकॉज उनकी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होनी है, उनपे कुछ खास किस्म के ग्रुप्स की अटैचमेंट होनी है, और कुछ प्रोटीन्स इसलिए अटैच्ड हैं बिकॉज उन प्रोटीन्स ने यहाँ से सेल से बाहर मूव करना है एक्सोसाइटोसिस के थ्रू। सो गोल्जी ऑपरेटर्स को डिफरेंशिएट भी तो करना है ना कि इस केस में कौन सी प्रोटीन उसने यहाँ पे रखनी है और किन प्रोटीन्स को सेल से बाहर मूव कराना है। 1 मिनट बच्चों। सर उनकी एक्सटेंशन 3452। जी, सो वेसिकल्स को कैसे पता चलता है कि इन्होंने किस मटेरियल को कैप्चर करना है और किस मटेरियल को सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। सो वेसिकल्स को आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा मटेरियल वो पैक करेंगी, किस मटेरियल को सेल से बाहर लेके जाएंगी, वी हैव मैम आपकी आवाज हो गई है। अब आ रही है? आप ठीक हो गई है। जी ओके अब ठीक है। ओके ओके ओके। सो वेसिकल्स को ये डिसाइड करने में कि किन प्रोटीन्स को उन्होंने पैक करना है, किन मटेरियल्स को, किन पार्टिकल्स को उन्होंने पैक करना है और सेल से बाहर लेके जाना है या किसी दूसरी ऑर्गेनेली में लेके जाना है, कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स हेल्प करती हैं। इन प्रोटीन्स को कहा जाता है कोड प्रोटीन्स, ठीक है। सो देयर आर स्पेसिफिक कोड्स ऑफ प्रोटीन्स, डिस्टिंक्टिव प्रोटीन्स हैं जो कि इन वेसिकल्स को कोड करती हैं, कवर करती हैं और उनको डिक्टेट करती हैं कि आपको सिर्फ इस मटेरियल को पिक करना है, इसको पैक करना है और इसको ट्रांसपोर्ट करना है। इसमें एक एग्जांपल आपके पास आ जाती है क्लेथरिन की। क्लेथरिन एक ऐसी कोड प्रोटीन है जो कि मोस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स को पैक करती है, कोड करती है, उनको गाइड करती है कि दिस इज द मटेरियल जिसको पैकिंग की जरूरत है।
सो लेट्स सी कि क्लेथरिन किस तरह से प्रोटीन जो है, क्लेथरिन किस तरह से उन पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई करती है और उनको हेल्प करती है कि इनको बाहर लेके जाया जाए। सो इस केस में आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक स्पेसिफिक सेल है और उसमें ये रेड कलर में आपको कुछ खास किस्म के मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं जिनको आपने ट्रांसपोर्ट करना है सेल से बाहर या किसी दूसरे कंपार्टमेंट में। इन मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे कार्गो मॉलिक्यूल्स। ठीक है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो पोर्शन जिसने इन मॉलिक्यूल्स को पैक करना है, उस पोर्शन के ऊपर आपको कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स नजर आ रहे हैं, ये ब्लू कलर में आप देख रहे हो। So these are the cargo molecules which are meant to enclosed in a vesicle, और इन मॉलिक्यूल्स को पिक करने के लिए, इनको रिस्पॉन्ड करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो पोर्शन जो वेसिकल बनाएगा कुछ खास किस्म के रिसेप्टर्स को एक्सप्रेस करता है जिन्हें हम कहते हैं कार्गो रिसेप्टर्स। सो वी हैव अ कार। मैम काइंडली रिपीट कीजिएगा। ओके, इसको मैं साथ साथ कोशिश करती हूँ ड्रॉ भी कर दूं कि आपके पास एक खास किस्म का सेल है, या आप इसको गोल्जी अपरेटस भी समझ सकते हैं। इसने कुछ मॉलिक्यूल्स को सेल से बाहर रिलीज कराना है। वो मॉलिक्यूल्स ये रहे। इन मॉलिक्यूल्स ने वेसिकल में पैक होना है। इनके अलावा कुछ और मॉलिक्यूल्स भी डेफिनेटली सेल्स में होंगे। अब इससे पता कैसे चलेगा कि मैंने किन मॉलिक्यूल्स को पैक करना है, किन को वेसिकल्स में इनक्लोज्ड करना है और किन को सिक्रीट करना है? इनको हेल्प करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट कुछ खास किस्म के रिसेप्टर्स, यानी जिन मॉलिक्यूल्स ने बाहर मूव करना है ना, जिनका वेसिकल बनना है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेसिकल्स बनाने से पहले अपनी सरफेस के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स को एक्सप्रेस करवाती है। अब रिसेप्टर्स के बारे में आपको आइडिया है कि वो कुछ खास किस्म के मॉलिक्यूल्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। सो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो यहाँ पे बाइंड करेंगे, उसके अलावा बाकी मॉलिक्यूल्स बाइंड नहीं कर सकते। सो वी हैव कार्गो रिसेप्टर्स। इन्हें कार्गो रिसेप्टर्स इसलिए कहते हैं बिकॉज ये लोड करने जा रहे हैं, पैक करने जा रहे हैं कुछ खास किस्म के मॉलिक्यूल्स को जिन्होंने सेल से बाहर जाना है, और इन मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है कार्गो मॉलिक्यूल्स। सो बाकी आप देख रहे हैं कि नॉन स्पेसिफिक सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होगी। स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स जिनके अगेंस्ट ये रिसेप्टर्स एक्सप्रेस हुए हैं सिर्फ वो बाइंड करेंगे इन रिसेप्टर्स के साथ, उसके अलावा बाकी मॉलिक्यूल्स बाइंड नहीं करेंगे। ये क्लियर हो गया सबको? यस मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या Yes, ma'am. होता है? नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है कि इन रिसेप्टर्स को कवर करने के लिए कुछ खास प्रोटीन्स आती हैं ताकि वेसिकल फॉर्मेशन, आप देखें वेसिकल यहाँ पे भी बन सकता है, वेसिकल यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है। सो सिर्फ ये पोर्शन आपको इस पोर्शन से वेसिकल बनवाना है ना, ताकि सिर्फ ये मॉलिक्यूल मूव हो। बाकी अगर किसी और जगह पे कोई रिसेप्टर है यहाँ पे और उसने किसी मॉलिक्यूल को बाइंड किया तो इसको तो एक्सपोर्ट नहीं होना, बिकॉज दिस इज नॉट अ कार्गो रिसेप्टर, दिस इज नॉट अ कार्गो मॉलिक्यूल। सो वो पोर्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जहां से मॉलिक्यूल्स ने बाहर जाना है, जहां से वेसिकल फॉर्मेशन होनी है, वहां पे कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स आके पहले लगती हैं, जिन प्रोटीन्स को हम कहते हैं अडेप्टिन्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज आर अडेप्टिन प्रोटीन्स। जैसे एक अडेप्टर होता है ना, जो कि एक स्विच और आपके पास अगर लैपटॉप का चार्जर है, उन दोनों के दरमियान एक कनेक्शन डेवलप करता है। सो इसी तरह से ये जो अडेप्टिन प्रोटीन्स हैं, ये कार्गो रिसेप्टर और कोट प्रोटीन्स के दरमियान कनेक्शन डेवलप कराएंगी। और वो कोट प्रोटीन इस केस में कौन सी होगी? फॉर एग्जांपल क्लेथरिन। सो अडेप्टिन्स बाइंड की और अडेप्टिन्स के ऊपर किसने आके यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई की? क्लेथरिन्स ने। सो अब सिर्फ ये पोर्शन जहां पे क्लेथरिन प्रेजेंट है इससे वेसिकल बनेगा। अब इस डायग्राम को आप ज्यादा बेहतर तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही कार्गो मॉलिक्यूल्स रिसेप्टर के साथ बाइंड किए, अडेप्टिन्स आई, उसके बाद यहाँ पे क्लेथरिन ने एक कोट बनाया और इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के उस पोर्शन को जहाँ पे रिसेप्टर और कार्गो मॉलिक्यूल्स थे उसको यहाँ से पिंच आउट कर लिया, बाहर निकाल लिया, और इस पोर्शन को वेसिकल की फॉर्म में कोट करके रेस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन से क्या कर दिया? अलग कर दिया। ठीक है। सो दिस इज हाउ कि आपके जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ सिलेक्ट होते हैं, उनकी पैकिंग होती है, उनको
डिक्टेट किया जाता है कि वो वेजिकल बनाएंगे, और ये किसने किया है सारा काम? कोट प्रोटीन्स ने। सो वेजिकल को सेल से बाहर रिमूव कराने के बाद आपकी अडेप्टिन और क्लेथ्रिन्स के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो डीटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और सिर्फ वेजिकल कंटेनिंग रिसेप्टर एंड कार्गो मॉलिक्यूल वो एक्सपोर्ट हो जाता है। सो दिस इज हाउ कि वेजिकल से ट्रांसपोर्ट किस तरह से होती है। इसमें कोई कंफ्यूजन? नो No, ma'am. मैम। गुड। सो अब हम ये देखेंगे कि जो वेजिकल आपके यहाँ पे बने हैं, उन वेजिकल ने अपनी एक साइड से निकल तो गए, कैसे निकले वो पूरा मैकेनिज्म हमने देख लिया, लेकिन अब उन्होंने किसी टारगेट साइट पे भी जाना है, किसी दूसरी ऑर्गेनेली में जाना है। जैसे ये ऑर्गेनेली अगर आपकी गोल्जी अपरेटस है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से वेजिकल फॉर्मेशन हुई, क्लेथ्रिन ने वेसिकल को कोट किया, उसके बाद उससे अलग हो गई। अब वेसिकल ने किसी टारगेट ऑर्गेनेली पे जाना है, जहां पे जाके वो अपनी उस प्रोटीन्स को या जो मटेरियल उसके अंदर प्रेजेंट है, कार्गो मॉलिक्यूल्स, उनको रिलीज कर सके। सो ये टू वे प्रोसेस किस तरह से होगा, यानी डोनर ऑर्गेनेली से टारगेट ऑर्गेनेली तक मूवमेंट किस तरह से होती है। इसकी एक एग्जांपल हम ये देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रोटीन थी जिसने लाइसोसोम में फंक्शन करना है। मैं यहाँ पे समझा देती हूँ एक दफा। आपकी प्रोटीन बनी साइटोसोल में, ठीक है। साइटोसोल से वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गई, क्योंकि उसकी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होनी थी। आपको पता है ना, कुछ प्रोटीन्स के ऊपर कुछ नॉन प्रोटीन कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स लगते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स ग्लाइकोलिपिड्स में वो कन्वर्ट होती हैं, उसके बाद वो अपनी फंक्शनल फॉर्म में आती हैं। सो ये जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस में होंगी। गोल्जी अपरेटस से ये प्रोटीन वेसिकल की फॉर्म में निकलेगी, लेकिन एक्चुअली इस प्रोटीन ने फंक्शन करना है लाइसोसोम में। सो पहले साइटोसोल से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी अपरेटस में गई, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन हुई, उसके बाद वेसिकल्स की फॉर्म में रिलीज हुई, और अल्टीमेटली अब इसे अपनी टारगेट ऑर्गेनेली में जाना है, लाइसोसोम, जहां पे जाके ये फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। सो उसके लिए क्या होता है कि आपकी वेसिकल फॉर्मेशन तो मैंने बता दी कि वेसिकल फॉर्मेशन में कार्गो रिसेप्टर्स हैं, अडेप्टिन्स हैं, क्लेथ्रिन्स हैं, जो कि कोट करती हैं और उसे लेके जाती हैं। बट उसमें एक ऐसा रिसेप्टर, एक ऐसी प्रोटीन भी अटैच कराई जाती है जिसकी वजह से टारगेट ऑर्गेनेली भी उसे रिकॉग्नाइज करे। सो वो प्रोटीन कौन सी होती है, इसको एक बार देख लेते हैं कि आप यहाँ पे अगर इस केस में देखें तो जो आपके पास डोनर ऑर्गेनेली है, वो जब वेसिकल बना रही है तो ड्यूरिंग वेसिकल फॉर्मेशन कुछ खास किस्म की ये रेड कलर की प्रोटीन्स को वेसिकल में वो क्या कर देती है, इनकॉर्पोरेट कर देती है। इन प्रोटीन्स को कहा जाता है वी स्नेयर। मैम दोबारा बताइएगा वीसनियर्स का। वी स्नेयर्स कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स हैं जो कि आपकी डोनर ऑर्गेनेली इन वेसिकल्स में इनकॉर्पोरेट करा देती है। अब जब ये वेसिकल बनता है उसमें वी स्नेयर इनकॉर्पोरेटेड है। टारगेट ऑर्गेनेलीज जो है वो एक खास किस्म की स्नेयर प्रोटीन्स को एक्सप्रेस करती हैं जिन्हें टी स्नेयर्स कहा जाता है। सो टी स्नेयर एंड वी स्नेयर दे कैन इंटरेक्ट विद वन अनदर। यानी होगा क्या कि जब आपकी टारगेट ऑर्गेनेली जिसके ऊपर टी स्नेयर प्रेजेंट है वो देखेगी कि इसके ऊपर वी स्नेयर प्रेजेंट है, तो ये उसके साथ इंटरेक्ट करती है और वेसिकल को इनगल्फ कर लेती है या वेसिकल के मटेरियल को इनटेक कर लेती है। ठीक है। सो मिस ये टी स्नेयर्स का बताइएगा। स्नेयर प्रोटीन्स आपकी ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि वेसिकल्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं और इंटरेक्शन करती हैं बिटवीन द वेसिकल्स, जिसने कार्गो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है टारगेट ऑर्गेनेली में। सो इनकी टू टाइप्स में आप लोगों के सामने डिस्कस कर रही हूँ। द फर्स्ट वन इज वी स्नेयर, जिसे डोनर ऑर्गेनेली वेसिकल के अंदर ऐड करा देती है, इनकॉर्पोरेट करा देती है उस टाइम पे जब वेसिकल फॉर्मेशन होना शुरू होती है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा ना कि क्लेथ्रिन्स वहां पे कोट करती हैं, उसके बाद वेसिकल बनना शुरू होता है, वेसिकल सेपरेट होता है। सो उस वेसिकल के ऊपर आपकी डोनर ऑर्गेनेली कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स को ऐड कराती है जिन्हें कहा जाता है वी स्नेयर्स। ठीक है।
अब ये वी स्नेयर कंटेनिंग वेसिकल्स जब मूव करेंगे साइटोसोल में तो टारगेट ऑर्गेनेली जो कि एक्सप्रेस कर रही है एक और स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स जिन्हें टी स्नेयर्स कह रहे हैं. So V and T snare, because they are compatible, they will show attraction. So वो particles, वो vesicles जिनके ऊपर V snare present है, they will come close towards T snare. और इस तरह से इनके दरमियान इंटरेक्शन की वजह से जो वेसिकल है वो अपना मटेरियल टारगेट ऑर्गेनेली में क्या कर देगा, रिलीज कर देगा. मैम जी. मैम ये जो गोल्गी ऑपरेटर से जब निकलता है मतलब वेसिकल, उसके ऊपर जो वी स्नेयर लगाया जाता है वो उसके अकॉर्डिंग लगाया जाता है कि जिसने उस ऑर्गेनेली में जाना है उसके ऊपर जिस तरह का टी स्नेयर होगा बिल्कुल वैसा यस उस पे वी स्नेयर लगाया जाए. यस, कंपैटिबिलिटी है इनके दरमियान, बिल्कुल ऐसे ही है. ठीक है. सो इसको अगर हम समराइज करें तो वी कैन से कि आपकी प्रोटीन्स की मूवमेंट अगर तो उन्होंने किसी स्मॉल डिस्टेंस तक जाना है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी तक जब प्रोटीन्स जाती हैं तो उस टाइम पे उन्हें इस तरह की किसी वेसिकल किसी ट्रांसपोर्टर की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज डिस्टेंस इतना कम है कि दे कैन इजीली डिफ्यूज. लेकिन अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो उस केस में समटाइम्स मोटर प्रोटीन्स हेल्प करती हैं. जैसे साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने पढ़ा था कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं, उनके अक्रॉस कुछ प्रोटीन्स होती हैं, मोटर प्रोटीन्स, जो कि एनर्जी को यूज करते हुए मॉलिक्यूल्स को मूव कराती हैं, ऑर्गेनेलिज को मूव कराती हैं, प्रोटीन्स को मूव कराती हैं. सो एक मैकेनिज्म ये भी हो सकता है, डिफ्यूजन भी हो सकती है और मोटर प्रोटीन्स की मदद से मूवमेंट भी हो सकती है. लेकिन वी हैव स्पेसिफिक प्रोटीन्स, स्पेसिफिक मार्कर्स जो कि आप कह लें जिनको रिकॉग्नाइज करता है एक टारगेट ऑर्गेनेली और उनको अलाउ करता है कि वो मूव करें. जैसे इस केस में एक्सक्यूज मी आपकी. मैम. जी बच्चे. मैम ये है तो हम विद इन सेल पढ़ रहे हैं ना, जहाँ तो अगर हमने सेल से बाहर एक्सपोर्ट करना हो वेसिकल के फॉर्म के अंदर, हम्म. तो एडेप्टन प्रोटीन और कोटेड प्रोटीन वो कहाँ से आएंगे? वो प्रोटीन्स आपके पास जो है ना, ये देखें जिस सेल ने वेसिकल बनाना होता है ना वो ही सेल उनको ऐड कराता है. जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर की असेंबली जो आपको नजर आ रही है ना, ये ड्यूरिंग वेसिकल फॉर्मेशन आपको ये दिखा रहा है. इनका काम सिर्फ ये होता है कि उस पोर्शन को मार्क करना जिस पोर्शन ने वेसिकल बनाना है, उस पोर्शन को कोट करना. और वेसिकल बनने के बाद ये प्रोटीन्स डिसअसेंबल हो जाएगी, अलग हो जाएगी. इसके अलावा इनका और कोई काम नहीं है. ठीक है. सो एक दफा आपका वेसिकल बन जाएगा उसके मैम ये बाद जो फिर. रिसेप्टर होंगे इनकी शेप, जो इनका फेस होगा वो तो सेल के अंदर की तरफ होगा ना, तो जहाँ पे जो एडेप्टन प्रोटीन है और क्लेथरिन कोटेड है, इन्होंने तो बैक साइड पे जाके अटैच होना है, तो वो तो आउटसाइड ऑफ द सेल अटैच होंगे जाके. नहीं, ये तो देखें, वो ये ये आपके पास पूछ मैं रहा बताती हूँ, मैं बताती हूँ हूँ. कि जब ये हमने सेल से बाहर कुछ एक्सपोर्ट करना है तो बच्चे आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही थी, लेकिन इस क्वेश्चन को कुछ हद तक मैं एड्रेस कर देती हूँ. बाकी आगे एक्सोसाइटोसिस बताती हूँ तो वहां पे देख लीजिएगा. देखिए, आपकी ये पूरी की पूरी मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया कि मल्टीपल पोजीशंस हैं जहाँ पे रिसेप्टर किसी मॉलिक्यूल के साथ अटैच है. सो सपोज मुझे सिर्फ इतने पोर्शन का वेसिकल बनाना है. सो ये जो क्लेथरिन और एडेप्टिन्स मैंने अभी आपको बताई है ना, ये एक्चुअली इनको मार्क करती हैं, उस पोर्शन को, उस फिजिकल स्पेस को हाईलाइट करती हैं जहाँ पे आपका वेसिकल बनेगा. सो इट मीन्स कि अब सिर्फ इतना पोर्शन, ये जितना मार्क हुआ है, ये वेसिकल की फॉर्म में पैक होगा, दिस वन. सो जो आपका वेसिकल बनेगा उस वेसिकल में इस तरह से कार्गो रिसेप्टर, कार्गो मॉलिक्यूल, और आउटसाइड आपके पास इस तरह से अडेप्टिन और क्लेथरिन्स प्रेजेंट होंगी. जब एक दफा आपके पास ये पूरा कोटेड वेसिकल बन जाता है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल से पहले क्लेथरिन और अडेप्टिन अलग हो जाती हैं और आपका वेसिकल इस फॉर्म में आ जाता है जिसमें सिर्फ आपके कार्गो मॉलिक्यूल्स और कार्गो रिसेप्टर्स हैं. अब यहाँ तो ये किसी ऑर्गेनेली में जा सकता है, और अगर इसने सेल से बाहर जाना है, जैसे अभी आप एक्सोसाइटोसिस की बात कर रहे हो, तो सपोज ये आपकी सेलुलर मेम्ब्रेन है, तो ये इसके साथ जाके एडहियर करेगा, फ्यूज करेगा,
और अपने मटेरियल को सेल से बाहर क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। जस्ट लाइक द मैकेनिज्म ऑफ एक्सोसाइटोसिस जो कि हमने स्टार्ट में पढ़ा था। और इस वेसिकल की मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाएगी। समझ आ गई? मैम यस मैम। ओके एक्सक्यूज मी मैम, जी बच्चे। मैम अगर ट्रांसपोर्ट आउटसाइड द सेल होनी हो तो फिर भी उस पे वी स्नेयर्स लगाए जाते हैं कि बॉडी के किसी और पार्ट में भी उसके कंपैटिबल टी स्नेयर्स होंगे? यूजुअली स्नेयर्स जो है ना वो ऑर्गेनेलिस के क्रॉस ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होती है। अगर सेल से बाहर मूव होनी है ना तो उस केस में सिर्फ वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करवाएगी उसे और मटेरियल को रिलीज करा देगी। बट यस प्रेजेंट हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। ओके मैम। राना अवैस, सॉरी सॉरी राजिया, राजिया आप क्वेश्चन पूछ रहे हो? जी मैम। मैम ये जो अडेप्टिन और क्लेथरिन जो है अटैच होने के बाद हमारा वेसिकल बन गया और उसके बाद हमने बताया कि अप्रोप्रिएट जो है डायरेक्शन की तरफ मूव करता है। तो मैम वो जो ये डायरेक्शन वाले जो रिसेप्टर जो स्नेयर्स हैं वो पहले अटैच होते हैं या बाद में अटैच होते हैं? स्नेयर्स आपके वी स्नेयर्स तो पहले ही पैकिंग के टाइम आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो कि जब क्लेथरिन अडेप्टिन कॉम्प्लेक्सेस ने उसको मार्क करना शुरू किया था उसी टाइम पे स्नेयर्स अटैच थे। ठीक है, इस केस में आपके पास जब ये वेसिकल मैच्योर हो गया कंप्लीटली, इसकी मैच्योरेशन हो चुकी है, उसके बाद ये अडेप्टिन एंड क्लेथरिन सेपरेट होंगे। और अब ये इस स्नेयर प्रोटीन का काम है वी स्नेयर का कि वो अपने कंपैटिबल टी स्नेयर को रिकॉग्नाइज करे, उसके साथ बाइंड करे और मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करे। यस मैम। ठीक है, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ द स्नेयर प्रोटीन्स, वी स्नेयर जो कि वेसिकल्स के ऊपर प्रेजेंट होती है एंड टी स्नेयर जो कि टारगेट ऑर्गेनेली के ऊपर प्रेजेंट होती है। एंड द इंटरेक्शन बिटवीन वी स्नेयर एंड टी स्नेयर आपके मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब वी स्नेयर और टी स्नेयर के दरमियान होने वाली इंटरेक्शन ने सिर्फ वेसिकल को उस सेल की सरफेस के ऊपर लोड किया है, वहां पे डॉक किया है, वहां पे उसे होल्ड करके रखे। अब वेसिकल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एडहियर भी होना है, फ्यूज होना है, तभी वो ओपन होगा और मटेरियल सेल के अंदर जाएगा। सो वी स्नेयर एंड टी स्नेयर का काम सिर्फ बताना है कि ये वो साइट है जहां पे आके तुमने डॉक करना है। फ्यूजन करवाना इन प्रोटीन का काम नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि वी स्नेयर और टी स्नेयर इस वेसिकल को ओपन करवाएंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कराएंगी। नो, वी एंड टी स्नेयर सिर्फ इस ट्रांसपोर्ट वेसिकल को डॉक कराती हैं। डॉक मींस कि उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्लोज प्रोक्सिमिटी में लेके आती हैं। बट इस वेसिकल की मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कराने के लिए वी नीड एडिशनल प्रोटीन्स जिन्हें फ्यूजन प्रोटीन्स कहा जाता है, which are also present on the membrane along with T snare. So ये फ्यूजन प्रोटीन यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये वेसिकल को क्या करेंगी, फ्यूज करेंगी विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मटेरियल को इनसाइड द सेल मूव करेंगी एंड एट द एंड मेम्ब्रेन ऑफ वेसिकल विल बिकम द पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सो यहाँ से सिर्फ ये पॉइंट हाईलाइट हो रहा है कि V and T snare are required for docking of transport vesicle, but for fusion of vesicle we need separate set of proteins which are fusion proteins. ठीक है, this is the abbreviation of snare कि स्नेयर एक्चुअली क्या है, सॉलेबल NSF अटैचमेंट प्रोटीन रिसेप्टर, जो कि आपकी ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि वेसिकल और टारगेट ऑर्गेनेलिस की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती है। एंड NSF इज एक्चुअली एन इथाइल मेलिसिमाइड सेंसिटिव फैक्टर, जो कि एक्चुअली एक एंजाइम है जो कि इस केमिकल के लिए सेंसिटिव है, इसलिए हम इसको NSF फैक्टर कहते हैं। ठीक है, सो ये सिर्फ एक एब्रीविएशन है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। बेसिक कंसर्न आपका इसके फंक्शन के साथ होना चाहिए कि स्नेयर एक्चुअली वेसिकल की ट्रांसपोर्ट में किस तरह से हेल्प करती हैं और किन किन पोर्शंस। मतलब ये यूज करेगा? एटीपी को यूज करेगा, यस, मूवमेंट के लिए एटीपी को यूज कर सकता है। ठीक है मैम ये दोनों फ्यूजन प्रोटीन्स हैं? कौन सी? स्नेयर? NSF नहीं 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 नहीं, ये तो स्नेयर का नेम है ना, स्नेयर की एब्रीविएशन है, ये फ्यूजन प्रोटीन्स नहीं है, फ्यूजन प्रोटीन सेपरेट है। ठीक है, सो अब हमने वेसिकल ट्रांसपोर्ट भी देख ली कि वेसिकल से प्रोटीन्स किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं। लेट्स कम्स टुवर्ड सिक्रीटरी पाथवे या एक्सोसाइटोसिस।
कि अगर प्रोटीन की मॉडिफिकेशन के बाद उसने रिलीज होना है एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, तो वो कैसे रिलीज होगी। पहले तो ये बात याद रखनी है कि आपकी वो प्रोटीन्स जिन्होंने सेल से बाहर जाना है एक्सोसाइटोसिस के मैकेनिज्म के थ्रू, हमेशा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस से पास करेंगी। इस रूट से गुजर के वो सेल से बाहर जाएंगी। इसके अलावा एग्जिट की और कोई साइट नहीं है। ठीक है, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन्स क्यों जा रही हैं, पहले इसको देख लेते हैं। देयर आर मैनी प्रोटीन्स, अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि प्रोटीन्स को अपनी फंक्शनल फॉर्म में जाने के लिए समटाइम्स उनकी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होना होती हैं, यानी उनके अंदर कुछ खास किस्म के बॉन्ड्स बनने होते हैं, कुछ खास किस्म के ग्रुप्स अटैच होने होते हैं, उनका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अप्रोप्रिएट बनना होता है, उनकी फोल्डिंग प्रॉपर होनी होती है, और उसके बाद वो अपनी फंक्शनल फॉर्म के अंदर आती है। सो द फर्स्ट मैकेनिज्म या फर्स्ट टाइप ऑफ द मॉडिफिकेशन जो आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ऑब्जर्व करते हो, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, यानी प्रोटीन एक प्रॉपर फोल्डेड कन्फर्मेशन में आती है और उस कन्फर्मेशन में आके वो फंक्शनल हो सकती है। सो पहले तो ये देख लेते हैं कि डाइसल्फाइड बॉन्ड्स क्या होते हैं। प्रोटीन्स एक्चुअली 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स की पॉलीमराइजेशन से बनती हैं, और उन अमाइनो एसिड्स में से एक खास किस्म का अमाइनो एसिड है सिस्टीन, जिसकी साइड चेन में वी हैव अ थायोल ग्रुप SH मैम थोड़ा ग्रुप। सा रिपीट कर दें। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन्स मैं बता रही हूँ कि क्यों आ रही हैं, और इसमें से एक पॉइंट जो आप लोगों के सामने मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो ये कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आने के बाद प्रोटीन अपनी प्रॉपर फोल्डेड कन्फर्मेशन के अंदर आ सकती है, एंड द वन मैकेनिज्म इज फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, यानी एक जो कंप्लीट आपकी प्रोटीन के 20 अमाइनो एसिड्स की रेपिटेशन से बनती है, उसमें खास किस्म का अमाइनो एसिड है सिस्टीन, जिसकी साइड चेन में आपको थायोल ग्रुप SH ग्रुप नजर आ रहा है। दिस SH ग्रुप इज कॉल्ड थायोल ग्रुप, जो कि किस अमाइनो एसिड में प्रेजेंट है, 20 में से एक अमाइनो एसिड है सिस्टीन उसमें। सो ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसमें सिस्टीन है और उसकी साइड चेन में थायोल है। ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसमें सिस्टीन है, उसमें SH ग्रुप है। इसमें आपको एक यहाँ पे सिस्टीन नजर आ रहा है, एक यहाँ पे नजर आ रहा है, एक यहाँ पे नजर आ रहा है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है कि जब कोई से दो सिस्टीन ड्यूरिंग फोल्डिंग एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, वो एक चेन के भी हो सकते हैं और दो डिफरेंट चेन्स के भी हो सकते हैं, उनके थायोल ग्रुप्स जब एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, एंड दीज टू सल्फर्स कैन मेक अ बॉन्ड जिसे कहा जाता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। इस केस में चूंकि ये एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन में आपको नजर आ रहा है तो दिस इज इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड, लेकिन इस केस में इस चेन का सिस्टीन उसका थायोल ग्रुप दूसरी चेन में प्रेजेंट सिस्टीन उसके थायोल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन रिमूव होते हैं और सल्फर्स आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। सो इस तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, सो ये एक मैकेनिज्म है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो सकता है कि प्रोटीन वहां पे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनाती हैं, स्टेबलाइज होती हैं, जो कि इंटरचेन भी हो सकते हैं और इंट्राचेन भी हो सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? ओके, सो सेकंड टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ सकती है, दिस इज ग्लाइकोसाइलेशन, दैट इज वो मैम अटैचमेंट मोबाइल ऑफ। बंद होने वाला है। सेकेंड टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन जो कि प्रोटीन्स की हो सकती है, दिस इज द अटैचमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी स्पेसिफिक शुगर्स का एक पैटर्न जो है वो प्रोटीन्स के ऊपर अटैच होता है, ओलिगोसैकेराइड्स, और ये कराने के लिए कुछ खास किस्म के एंजाइम्स हैं जो सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट है। इस वजह से हम कहते हैं कि प्रोटीन्स जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आती हैं, बिकॉज उनकी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन या उनके ऊपर इन ग्रुप्स को अटैच कराने वाले एंजाइम्स सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, कहीं और नहीं है। ठीक है, मैम ये रिपीट कीजिएगा प्लीज। मैं ये कह रही हूँ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने अभी ये देखा ना कि प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन होती है, वो मॉडिफिकेशन या तो इस मैकेनिज्म के थ्रू हो सकती है जिसमें प्रोटीन के कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, जैसे डाइसल्फाइड ब्रिजेस। ठीक है, एक कन्फर्मेशन लेती है, एक फोल्डिंग अपनी जो है वो उसमें आती है। और सेकेंड मैकेनिज्म है कि प्रोटीन के ऊपर कुछ खास किस्म के नॉन प्रोटीन ग्रुप्स अटैच होते हैं, जैसे यहाँ पे आप ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन देख रहे हो,
कार्बोहाइड्रेट्स की अटैचमेंट आप देख रहे हो। और ये ग्लाइकोसाइलेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा किसी और कंपार्टमेंट में इसलिए नहीं हो रही बिकॉज द एंजाइम्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्लाइकोसाइलेशन वो सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट है। सो हेयर यू कैन सी, जैसे हमने पहले देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन किस तरह से आती है। सो ये देखें, आपके सिग्नल की वजह से प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आई और उस प्रोटीन में एक खास अमाइनो एसिड है एस्पाराजीन, वो यहाँ पे शो हो रहा है। उसके ऊपर इस कार्बोहाइड्रेट पैटर्न ने अटैच होना है। ये कार्बोहाइड्रेट का जो आपके पास एक असेंबली है ओलिगोसेक्राइड, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने पहले से सिंथेसाइज करके रखा हुआ है और उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक खास किस्म के लिपिड ने पिक किया हुआ है, उसे अटैच किया हुआ है। दिस इज डोलिकोल pyrophosphate. This complete structure is डोलिकोल pyrophosphate और इसने ओलिगोसेक्राइड को अटैच कराया हुआ है अपने साथ। जब प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में आती है और उसमें वो साइड डिस्प्ले होती है, वो शो होती है जहां पे ये ओलिगोसेक्राइड जाना है, तो ये एंजाइम्स होते हैं कुछ ओलिगोसेक्राइड ट्रांसफरेज एंजाइम जो कि यहाँ से ओलिगोसेक्राइड को हटाते हैं, डोलिकोल पायरोफॉस्फेट से हटाते हैं और प्रोटीन के अमाइनो एसिड पे लगा देते हैं। सो नाउ प्रोटीन इज ग्लाइकोसाइलेटेड। ये प्रोटीन पहले सिंपल प्रोटीन थी, नाउ दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन। सो सेकंड मैकेनिज्म इज अटैचमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और ये अटैचमेंट क्यों होती है? ये 4 से 5 फंक्शंस हैं। इसकी वजह से प्रोटीन डिग्रेडेशन से बच सकती है, प्रोटीन अपनी प्रॉपर कन्फर्मेशन में जा सकती है, प्रोटीन के लिए ये कार्बोहाइड्रेट एज अ सिग्नल सीक्वेंस भी एक्ट कर सकता है। इसी तरह से ये कार्बोहाइड्रेट रिकॉग्निशन ऑफ डिफरेंट सेल्स में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। और समटाइम्स ये कार्बोहाइड्रेट इसलिए अटैच होते हैं बिकॉज ये सेल की सरफेस के ऊपर इनकी अटैचमेंट जरूरी होती है फॉर डिफरेंट पर्पसेस। और सेल सरफेस जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। मैम सारे सिग्नल सीक्वेंस इसी तरह लगते हैं प्रोटीन के ऊपर? कार्बोहाइड्रेट्स के सिग्नल्स, प्रोटीन सिग्नल्स की बात नहीं कर रही, कार्बोहाइड्रेट्स जो भी हमने पीछे पढ़ा था प्रोटीन सॉर्टिंग, उसमें जो सिग्नल सीक्वेंस होते थे वो सारे इसी तरह? प्रोटीन नो वो प्रोटीन का अपना सिग्नल था, वो प्रोटीन का अपना सिग्नल था, उसे राइबोसोम्स ने लगाया था। यहाँ पे जिस सिग्नल की मैं बात कर रही हूँ ना, ये वो सिग्नल है जिसके थ्रू वो एज अ रिसेप्टर एक्ट कर सकती है, लाइगेंड को रिकॉग्नाइज कर सकती है। जो स्टार्टिंग में प्रोटीन के फंक्शन बताए थे ना 7-8 कि कुछ प्रोटीन एडहेजन प्रोटीन के तौर पे एक्ट करती हैं, सो वो किसी दूसरी प्रोटीन के साथ अगर एडहियर करेगी तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट की मदद से। जो पहले सॉर्टिंग सिग्नल पड़ा है वो प्रोटीन के अपने स्ट्रक्चर का पार्ट था, उसे राइबोसोम्स ने इंट्रोड्यूस कराया था उसमें, लेकिन यहाँ पे कुछ एंजाइम्स हैं वो करवा रहे हैं। समझ आ गई? यस मैम। ओके, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन या तो उसकी मॉडिफिकेशन हो सकती है या प्रोटीन अपनी एक्यूरेट कंफर्मेशन में आ सकती है। जैसे यहाँ पे आप देखें कि वी हैव अ मिस फोल्डेड प्रोटीन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो अपनी प्रॉपर फोल्डेड कंफर्मेशन में आ गई। या तो डायरेक्टली आ सकती है, जैसे अभी आपने देखा कि वो कुछ खास किस्म के बॉन्ड्स बनाएगी और 3 डायमेंशनल कंफर्मेशन उसकी रीस्टोर हो जाएगी। या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें कहा जाता है शेफरॉन्स। ये प्रोटीन मिसफोल्डेड प्रोटीन्स के साथ बाइंड करती हैं और उनको रीफोल्ड करवाती हैं। यानी या तो डायरेक्टली प्रोटीन अपनी प्रॉपर कंफर्मेशन में जा सकती है और मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास ये जो रीफोल्डिंग है वो एक खास किस्म की प्रोटीन की मदद से होती है और इन प्रोटीन्स को क्या कहा जाता है? शेफरॉन्स। उसके बाद आपकी प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल गोल्जी अपरेटस में जाएगी, वेसिकल में पैक होगी और वो अपने स्पेसिफिक कंपार्टमेंट में जा सकती है। ठीक है, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस में आने की 2 रीजंस हो सकते हैं, या तो प्रोटीन की फोल्डिंग या फिर उसकी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। मैम ये इनकी मॉडिफिकेशन जरूरी क्यों होती है? ये रीजंस है। मॉडिफिकेशन से कुछ प्रोटीन्स डिग्रेडेशन से बच सकती हैं, कुछ प्रोटीन्स अपनी प्रॉपर फोल्डेड कन्फर्मेशन में जा सकती हैं, कुछ प्रोटीन्स ऐसा रिसेप्टर एक्ट कर सकती हैं। सो हर प्रोटीन ने खास किस्म का फंक्शन परफॉर्म करना है और समटाइम्स उस फंक्शन को परफॉर्म करने से पहले उनकी मॉडिफिकेशन जरूरी है। ठीक है, यस मैम।
अब यहाँ मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि प्रोटीन की पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन हुई, वो वेसिकल में पैक हुई और अपने स्पेसिफिक कंपार्टमेंट में चली गई। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उस प्रोटीन ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रहना हो। फॉर एग्जाम्पल वो ही एंजाइम हो जिसने यहाँ पे पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन करानी है, या कोई ऐसी प्रोटीन हो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को चाहिए, तो क्या वो भी यहाँ से रिलीज हो जाएगी, वो भी चली जाएगी? नो। ऐसी प्रोटीन्स जिन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रहना होता है, यहाँ पे इसलिए जरूरी है बिकॉज ये दो ऑर्गेनेलिज ऐसी हैं जहाँ पे आने वाली मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स यहाँ से निकल जाती हैं, क्योंकि इनका काम क्या है, प्रोटीन्स आती हैं, मॉडिफाई करते हैं, भेज देते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। सेकंड प्रोटीन आती है, उसकी मॉडिफिकेशन करते हैं, भेज देते हैं। सो जो प्रोटीन इनके अंदर रहनी है उसमें कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना। सो उसमें एक खास किस्म का सिग्नल होता है जिसे हम ER रिटेंशन सिग्नल कहते हैं, जिसकी वजह से ये उन प्रोटीन को रिटेन कर लेते हैं, उन प्रोटीन को अपने अंदर रखते हैं जिन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में काम करना होता है, वहां पे फंक्शन परफॉर्म करना होता है। सो दिस सिग्नल इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिटेंशन सिग्नल, जिसकी वजह से आपकी प्रोटीन्स आगे गोल्जी तक नहीं जाएंगी, यहीं पे फंक्शन परफॉर्म करेगी। ठीक है, समझ आ गई? तो मैम इनमें किसी किस्म की मॉडिफिकेशन या फोल्डिंग नहीं होती? होगी, लेकिन फोल्डिंग के बाद वो यहीं पर रिटेन रहेंगी ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रहेंगी। डेफिनेटली फोल्डिंग होगी, उनकी मॉडिफिकेशन भी होगी, बट आफ्टर मॉडिफिकेशन, आफ्टर फोल्डिंग, दे विल बिकम द पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां से बाहर नहीं जाएंगी। यस मैम। ठीक है। अब जिन प्रोटीन्स ने बाहर जाना है, जिन प्रोटीन्स ने सिक्रीट होना है एक्सोसाइटोसिस के मैकेनिज्म के थ्रू, उनके पास दो मेथड्स हैं, दो तरीके हैं जिनसे वो secrete हो सकती हैं. So secretory proteins are released from the cells by exocytosis either by constitutive or regulated manner. So constitutive और regulated manner क्या है, इसको देखिएगा। Constitutive secretion का मतलब है कि आपकी प्रोटीन जैसे ही मॉडिफाई हुई, जैसे ही वो बनी, वेसिकल में पैक होगी और रिलीज हो जाएगी। यानी जैसे जैसे आपके पास उसकी मॉडिफिकेशन हो रही है, जैसे जैसे उसकी फोल्डिंग हो रही है, प्रोटीन वेसिकल्स की फॉर्म में आएगी और रिलीज होती जाएगी। इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव सिक्रीशन। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ब्लू कलर में आपको नजर आ रही हैं कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स जिन्होंने रिलीज होना है। दिस इज द पार्ट ऑफ गोल्जी अपरेटस, ट्रांस साइड। ये सिस साइड है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होती है, एंड दिस इज अ ट्रांस साइड जहां से वेसिकल्स बनते हैं। सो ट्रांस गोल्जी इन वेसिकल्स को बनाएगी, उसमें इन प्रोटीन्स को पैक करेगी और अनरेगुलेटेड मैनर में, उसे कोई सिग्नल नहीं चाहिए होगा, बगैर किसी सिग्नल के, बस प्रोटीन के बनने की देर है, उसे पैक करती है, रिलीज कर देती है कॉन्स्टिट्यूटिवली। बट द सेकेंड मैकेनिज्म इज सिग्नल डिपेंडेंट। सेकेंड मैकेनिज्म में क्या होता है कि पहले कोई सिग्नल रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, जैसे सिग्नल सच एज हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर सेल की सरफेस पे प्रेजेंट किसी रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। उसके बाद ये सिग्नल जाके क्या करता है, ट्रांस गोल्जी ने पहले से वेसिकल बनाए होते हैं। इसको मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ कि प्रोटीन की मॉडिफिकेशन हुई, प्रोटीन वेसिकल में पैक हुई, वेसिकल बना, रेडी, यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन रिलीज नहीं होगा। प्रोटीन उसमें पैक है लेकिन वो रिलीज नहीं करेगा। रिलीज करने से पहले उसे किसी सिग्नल का इंतजार होगा, और वो सिग्नल कोई हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है। जब ये सिग्नल आएगा, वेसिकल बाइंड करेगा और प्रोटीन को रिलीज कर देगा। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन आपके जो पैंक्रियास के बीटा सेल्स हैं उसमें बनी होती है, वेसिकल्स में पैक हुई होती है, लेकिन उसे सिर्फ सिग्नल चाहिए होता है, और वो सिग्नल होता है हाई ब्लड ग्लूकोज। जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल एक खास रेंज से ज्यादा होता है तो वो एज अ सिग्नल एक्ट करेगा, एंड आपकी जो रेडी मेड यहाँ पे इंसुलिन होगी वो रिलीज हो जाएगी। ठीक है, सो दीज आर द टू मैकेनिज्म। कॉन्स्टिट्यूटिव सिक्रीशन में विदाउट एनी सिग्नल, विदाउट एनी चेक एंड बैलेंस आपकी प्रोटीन रिलीज होती जाती है। बट रेगुलेटेड सिक्रीशन में प्रोटीन की सिक्रीशन, not modification, not folding, only secretion is signal dependent, सिग्नल पे डिपेंड करती है। सो यहाँ पे रेगुलेटेड मेम्ब्रेन फ्यूजन होगी वेसिकल की, जब सिग्नल आएगा तभी वेसिकल फ्यूज करेगा, और इस केस में अनरेगुलेटेड मेम्ब्रेन फ्यूजन होगी वेसिकल की। इट मींस विदाउट एनी सिग्नल आपका वेसिकल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो सकता है। ये सबको क्लियर हो गया?
ठीक है, इसमें यस मैम। इंसुलिन की एग्जांपल मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, सो वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इंसुलिन के केस में आपकी रेगुलेटेड सिक्रीशन होती है, कॉन्स्टिट्यूटिव सिक्रीशन नहीं होती। सो ये रेगुलेटेड सिक्रीशन की एग्जांपल हो जाएगी। नाउ एक्सोसाइटोसिस और इसकी डिफरेंट टाइप्स ये हम ऑलरेडी वैसे देख चुके हैं, एक दफा इसकी रिवीजन है कि ये आपके पास जो है सॉरी एंडोसाइटोसिस जिस रिवर्स ऑफ एक्सोसाइटोसिस आपके पास है एंडोसाइटोसिस, जिसमें मटेरियल्स जो हैं वो आउटसाइड ऑफ सेल्स या किसी दूसरे कंपार्टमेंट से आपके कंपार्टमेंट में या आपके सेल के अंदर मूव करते हैं विद 3 डिफरेंट मैकेनिज्म, जो कि हम देख चुके हैं इससे पहले जब हमने मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पढ़ी थी कि आपके पास जो एंडोसाइटोसिस है वो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस भी हो सकती है, जिसमें सेल की सरफेस पे स्पेसिफिक रिसेप्टर्स कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को बाइंड करते हैं और उनको सेल के अंदर लेके आते हैं। इसमें आपके पास फेगोसाइटोसिस भी हो सकती है, जिसमें लार्ज पार्टिकल्स वगैरह जो हैं उनको वेसिकल्स की फॉर्म में इनटेक किया जाता है। और पिनोसाइटोसिस हो सकती है, जिसमें लिक्विड मटेरियल्स जो हैं उनका एक जो है वो कोट बनता है, और अगेन वो क्लेथरिन कोटेड कोट होगा और उसकी वजह से आपके लिक्विड मटेरियल्स जो हैं वो सेल्स के अंदर ऐड होते हैं। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस को अगर हम यहाँ पे देखें, एक दफा इससे पहले भी हम इसकी एग्जांपल देख चुके हुए हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक खास किस्म का लिपिड है LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसने आपके ब्लड से या ब्लड वेसल से अगर किसी सेल के अंदर आना है तो उसके लिए से एक रिसेप्टर के साथ बाइंड करना है, LDL रिसेप्टर। LDL रिसेप्टर जब LDL के साथ बाइंड करता है तो क्लेथरिन इस पोर्शन को मार्क करती है कि इसका वेसिकल बनना चाहिए। सो क्लेथरिन कोटेड वेसिकल बनेगा। जैसे ही वेसिकल बन जाएगा, क्लेथरिन एंड एडेप्टिन अलग हो जाएंगे, मैच्योर वेसिकल। उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो ये लाइसोसोम में जाके इस फॉरेन LDL मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देगा, और यहाँ एंडोसोम में जाके ये क्या करेगा, अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के बाद रिसेप्टर को वापस मेम्ब्रेन में लगा देगा। अब रिसेप्टर रीजनरेशन यहाँ पे जरूरी क्यों थी? बिकॉज अगर रिसेप्टर यहाँ पे डिग्रेड हो गया तो नेक्स्ट टाइम LDL सेल में कैसे आएगा? इसका मतलब है हर टाइम रिसेप्टर बनाना पड़ेगा। सो जो रिसेप्टर्स आपके वेसिकल्स में होते हैं वो मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के बाद वापस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में री इंसर्ट हो सकते हैं, और इस मैकेनिज्म को ना सिर्फ LDL लिपिड्स बल्कि कुछ पैथोजेंस भी फॉलो करते हैं, वो भी इस मैकेनिज्म के थ्रू सेल्स के अंदर एंटर होते हैं। ठीक है, सो दिस इज द रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, जिसकी मदद से कुछ खास किस्म के पार्टिकल्स इनसाइड द सेल एंटर होंगे। जी बच्चे। मैम वो क्लेथरिन की रिमूवल के बाद जो स्टेप है एक दफा बताइएगा दोबारा। क्लेथरिन के रिमूवल के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है ना, या तो आपका ये जो वेसिकल है ये एंडोसोम के साथ फ्यूज होगा, और या फिर आपका ये जो है वो लाइसोसोम में जाके डिग्रेड हो जाएगा। अगर एंडोसोम के साथ जाएगा तो वो LDL पार्टिकल स्पेसिफिक अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा और जो रिसेप्टर है वो डिटैच हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। ओके। नाउ द लास्ट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम का एक इंट्रोडक्शन बस आप लोगों को मैं बता दूं कि ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसका इन्वायरमेंट एसिडिक है। यानी अगर आप एक सेल की बात करते हो, जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो सेल की pH आपके पास ऑलमोस्ट न्यूट्रल है 7.2, जबकि उसी सेल के अंदर एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसकी pH हाईली एसिडिक है। पहली बात तो ये कि ये इस pH को एसिडिक रखती किस तरह से है, और फिर हम देखते हैं कि रखती क्यों है। सो लाइसोसोम अपनी pH को कम करने के लिए प्रोटॉन कंसंट्रेशन बढ़ाता है अपने कंपार्टमेंट के अंदर, और उस प्रोटॉन के लिए से ATP चाहिए होते हैं, यानी एक्टिवली प्रोटॉन्स को साइटोसोल से इस कंपार्टमेंट लाइसोसोम में भेजा जाता है, ताकि जितनी प्रोटॉन कंसंट्रेशन होगी उतना ये एसिडिक होगा, उतनी इसकी pH कम होगी। सो एनर्जी डिपेंडेंट मैनर में इसकी pH को कम रखा जाता है। मैम कीमियोस्मोसिस में इसका रिवर्स प्रोसेस होता है? कीमियोस्मोसिस में आपके प्रोटॉन्स पहले मूव तो करते हैं, उसके बाद वो वहां से वापस आके ATP प्रोडक्शन कहते हैं। सो यस यू कैन से कि इसका रिवर्स प्रोसेस होता है। ओके मैम। ठीक है, नाउ ये लो pH आपको चाहिए क्यों है यहाँ पे?
लाइसोसोम एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसमें आपके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिन्होंने सेल्स के वॉर्न आउट पोर्शन, पुरानी ऑर्गेनेलीज, डिग्रेडेड पोर्शन, खराब प्रोटीन्स, हर तरह के मॉलिक्यूल्स को डिग्रेड करना होता है। और ऐसे एंजाइम्स नॉर्मली एसिडिक पीएच पे वर्क करते हैं, जो कि साइटोसोल में नहीं है। सो इस कंपार्टमेंट के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे ये एंजाइम्स वर्क करते हैं। सो जो भी ऑर्गेनेली जो वॉर्न आउट है या डिग्रेड होना है जिसने, वो हमेशा कहाँ पे जाएगी? लाइसोसोम में, और यहाँ पे जाके उसकी डिग्रेडेशन होगी। मैम डिग्रेडेशन जो है वो हाई पीएच पे होगी या लो पीएच पे? लो पीएच के ऊपर, एसिडिक पीएच के ऊपर, हाई प्रोटॉन कंसंट्रेशन एंड लो पीएच के ऊपर। मैम ये जो एंजाइम्स है, न्यूक्लियस, प्रोटीएज, ये सारे मतलब स्पेसिफिक मतलब प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन करेगा और जी, वो न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड की, क्योंकि अगर एक पुराना किसी ऑर्गेनेली की डिग्रेडेशन होनी है, ऑर्गेनेली का मतलब है कि उसमें मेम्ब्रेन है, अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी है, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, प्रोटीन्स भी है, सो हर तरह का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, सो उसके अकॉर्डिंग एंजाइम भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है। सो कोई भी मटेरियल, वॉर्न आउट मटेरियल या जिसकी डिग्रेडेशन होनी है, वो 3 तरह से लाइसोसोम में एंटर होता है। या तो फेगोसाइटोसिस के थ्रू, जैसे फॉरेन इन्वेडर बैक्टीरिया, उसको आप फेगोसाइटोसिस के थ्रू लाइसोसोम में लेके आए और लाइसोसोम में उसकी कंप्लीट डिग्रेडेशन होगी। 2 मिनट में, अच्छा अभी मुझसे 5 मिनट बाद आके ले लो, ठीक है, जल्दी तो नहीं, ओके ठीक है। सो फेगोसाइटोसिस में आपके यहाँ पे फेगोसाइटोसिस के थ्रू वो फॉरेन इन्वेडर सेल में एंटर हुआ और लाइसोसोम में जो एनवायरनमेंट था, जो एंजाइम्स थे, उसने उसे कंप्लीटली ब्रेक कर दिया। दूसरा मैकेनिज्म है एंडोसाइटोसिस, जिसमें स्मॉल पार्टिकल्स आए, एंडोसोम के साथ फ्यूज हुए, एंडोसोम लेट एंडोसोम में कन्वर्ट हो गया और लाइसोसोम में चला गया। दूसरा तरीका ये है, यानी ये लाइसोसोम है ना, तो लाइसोसोम तक मटेरियल्स फेगोसाइटोसिस से भी आ सकते हैं, एंडोसाइटोसिस से भी आ सकते हैं। और तीसरा मैकेनिज्म ये है कि आपकी कोई ऑर्गेनेली वॉर्न आउट हो गई है, खराब हो गई है, उसने डिग्रेड होना है बिकॉज अब उसका कोई सेल के अंदर काम नहीं है, तो पहले उसके अराउंड एक मेम्ब्रेन बनती है जिसे हम कहते हैं ऑटोफेगोसोम, और ये ऑटोफेगोसोम जो है वो उसे फिर लाइसोसोम में लेके जाता है, जहाँ पे जाके वो पूरी तरह से डिग्रेड होता है। सो चाहे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बन गई है, सॉरी, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एंडोसोम बना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने उसे कोट किया है, ठीक है, मैम उसने उसे कोट किया है। सॉरी, सिंपल मेम्ब्रेन भी तो इससे कोट कर सकती थी। नहीं, यहाँ से ये सिक्रीट होगी ना वेसिकल की फॉर्म में, तो आपको पता है कि वेसिकल फॉर्मेशन के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी एपरेटस ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। सो बच्चों, यहाँ तक आप लोगों का ये प्रोटीन सॉर्टिंग वाला टॉपिक एंड हो